मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे शादी न कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर क्यों हैं आप इतने ज़िद्दी? मेरी बात आपने क्यों नहीं मानी? तनु रोते-रोते अपना हुलिया बिगाड़ चुकी थी और अरमान बस खामोशी से उसका चेहरा देखे जा रहा था। अरमान उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, तनु खुद को छुड़वाकर पीछे हट गई। वह सिसकते हुए कहने लगी, पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो चुका है। मुझसे शादी करके खुद को पता नहीं क्या समझ बैठे। जब मैंने बार-बार कहा था कि मैं मनहूस हूँ, मैं बहुत मनहूस हूँ, तो आपने क्यों की मुझसे शादी? अरमान उसकी इन बातों पर अब थोड़ा गंभीर हुआ। अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए उसने कहा, तुम खुद को मनहूस क्यों समझती हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को मनहूस मानकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। तनु ने अपने सिर से वह घूंघट उतार कर फेंका और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपनी नम आँखों से खुद को देखते हुए वह अरमान से कहने लगी, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मेरे पास खुशियाँ टिकती ही नहीं। जो भी मेरे करीब आता है, वह मुझसे दूर चला जाता है। फिर क्यों की आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ यह शादी? अरमान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, तुम जितना मर्ज़ी खुद को कोस लो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? मैं एक समझदार लड़का हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम अपनी इस मासूमियत और खूबसूरती को देखो, तुम मनहूस नहीं मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। यह सुनकर तनु का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने हड़बड़ाकर अपनी नज़रें झुका ली और कहने लगी, ऐसे मत देखिए मुझे। अरमान ने शरारत से पूछा, क्यों ना देखूं? तनु धीमी आवाज़ में बोली, बस नहीं देखिए तो नहीं देखिए, मुझे कुछ-कुछ होने लगता है। अरमान ने उसे दीवार से सटा दिया और उसके करीब आकर फुसफुसाया, यह जो तुम्हें कुछ-कुछ होता है ना, यह तभी हो रहा है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। और आज मैं तुम्हें यह यकीन दिला दूँगा कि तुम कोई मनहूस नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान हो। अरमान ने जब तनु को दीवार से लगाया तो तनु की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। अरमान उसकी घबराहट को महसूस कर रहा था, लेकिन आज वह उसके मन से मनहूसियत का डर निकाल देना चाहता था। उसने तनु की कमर के गिर्द अपना हाथ फैलाया और उसे और भी करीब खींच लिया। अरमान की गर्म सांसें अब तनु के चेहरे को छू रही थी। उसने बहुत कोमलता से तनु के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को कान के पीछे किया और अपनी गहरी आंखों से सीधे उसकी आंखों में झांका। ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना तनु, अरमान की आवाज़ अब और भी मखमली और भारी हो गई थी। इनमें मुझे कोई मनहूसियत नहीं, बल्कि एक हसीन दुनिया नज़र आती है और आज से इस दुनिया का हकदार सिर्फ़ मैं हूँ। तनु ने घबराकर अपने हाथ अरमान के सीने पर रख दिए ताकि उसे खुद से दूर कर सके, लेकिन अरमान की नज़दीकी ने उसके इरादे कमज़ोर कर दिए। अरमान ने धीरे से झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रखे। वह एक लंबा और सुकून भरा एहसास था। तनु ने अनजाने में ही अपनी आंखें बंद कर ली और अरमान की शर्ट को अपनी उंगलियों में भींच लिया। छोड़िए ना, तनु ने कांपती आवाज में गुजारिश की, लेकिन उसकी आवाज में इनकार कम और समर्पण ज्यादा था। अरमान अब उसके गर्दन के करीब झुका और अपनी रेशमी छुअन से उसके वजूद में सिरहन पैदा कर दी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी हर धड़कन कह रही है कि तुम मेरी हो। आज मैं तुम्हारे सारे दुखों को अपने नाम कर लूंगा और अपनी सारी खुशियां तुम्हें सौंप दूंगा। तनु को ऐसा लगा जैसे वह किसी जादुई गिरफ्त में हो। अरमान के हाथ अब उसके गालों को सहला रहे थे। उसने धीरे से तनु की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसके सुर्ख होते होठों की ओर झुका। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों का शोर था। अरमान ने बहुत शिद्दत के साथ तनु के करीब आकर उसे ये महसूस करा दिया कि वह उसके लिए कितनी खास है। तनु का यह डर उस काली रात से शुरू हुआ था, जिसे वह कभी भूल नहीं पाई। तनु उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी जब उसकी माँ मीरा को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन वह तनु को हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गई। तनु के पापा राजेश जी मीरा से हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे।
मीरा में तो जैसे उनकी जान बसती थी। मीरा के जाने के बाद राजेश जी बुरी तरह से टूट गए। अपनी पत्नी के वियोग में वह इतने सुध-बुध खो बैठे कि उन्हें अपनी छोटी-सी बेटी तनु का ख़्याल तक नहीं रहा। जिस पिता की दुनिया तनु हुआ करती थी, वहीं राजेश जी मीरा की मौत के गम में तनु को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। तनु के नन्हे मन पर उस दिन ताई की यह बात पत्थर की लकीर बन गई कि वह मनहूस है। उसे लगा कि उसकी मौजूदगी ही उसके माता-पिता के दूर जाने की वजह है। तनु खुद को शुरू से ही बदनसीब और मनहूस समझती आई थी। वह बाजार से घर का कुछ सामान लेकर लौट रही थी। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे और अचानक एक बच्चे की वजह से कीचड़ उछलकर तनु के कपड़ों और पैरों पर आ गिरा। वह पहले ही उदास थी, ऊपर से यह कीचड़। जैसे ही वह अपनी गली के मोड़ पर पहुंची, उसे ताया जी महेंद्र की गाड़ी आती दिखाई दी। वह जानती थी कि अगर ताया जी ने उसे एक बार फिर यूं बाहर देख लिया, तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। वह फौरन सामान लेकर घर के अंदर भाग गई। भागते हुए जैसे ही वह लाउंज में दाखिल हुई, कीचड़ की वजह से उसके पैरों के निशान साफ फर्श पर छप गए। जैसे ही ताई रेखा की नजर फर्श पर पड़ी और उन्होंने तनु को यूं भागते हुए देखा, उनका पारा चढ़ गया। गुस्से में चीखते हुए बोली, "ऐरी करमजली, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने? सारा फर्श गंदा कर दिया। तू दफा क्यों नहीं हो जाती हमारी आंखों के सामने से? बाहर क्या तेरी बारात आ रही थी जो ऐसे बदहवास होकर भागती आई है?" तनु रोती सूरत लिए वहीं रुक गई। उसने पलटकर ताई को देखा, जिन्होंने पास आकर एक जोरदार थप्पड़ तनु के मुंह पर जड़ दिया। तनु का सिर चकरा गया। रेखा कहने लगी, "साफ कर इसे अभी।" और बाहर गली में किसके साथ नैन मटक्का कर रही थी? "तुझे मना किया था ना, घर से बाहर कदम मत निकाला कर, कामचोर कहीं की।" तनु सर झुकाए ताई की सारी डांट सुनती रही और फिर पोछा उठाकर फर्श साफ करने लगी। उसकी लंबी घनी चोटी बार बार उसके काम में बाधा बन रही थी, जिसे उसने खींचकर कस लिया। जब महेंद्र घर में दाखिल हुए तो तनु को इस हाल में देखकर उन्हें बहुत घृणा हुई। उन्हें समझ नहीं आता था कि माँ मीरा के कैंसर से मरने और पिता राजेश के उसे अकेला छोड़कर चले जाने का सदमा इस लड़की के जहन पर कितना गहरा असर कर चुका था कि वह हर वक्त खुद को कोसती रहती थी। रेखा ने उसे किचन में काम पर लगा दिया। कल रेखा की बेटी शालिनी के लिए रिश्ते वाले आने थे। शालिनी कमरे में बैठी फेशियल कर रही थी, अपना ब्यूटी बॉक्स लेकर कभी मास्क तो कभी क्रीम चेहरे पर लगा रही थी। जब सारे काम निपटाकर थकी हारी तनु कमरे में आई, तो शालिनी को देखकर वो उसके पास जाकर बैठ गई। शालिनी बेड पर सोती थी और तनु नीचे जमीन पर मैट्रेस बिछाकर। यह सारा बनाव सिंगार देखकर तनु के दिल में भी ख्वाहिश जगी कि वह भी थोड़ा अपना हुलिया बेहतर कर ले। खुद को आईने में देखकर कहने लगी, "शालिनी दीदी, मेरा चेहरा कितना रूखा और बेरौनक सा हो गया है। मुझे भी ये थोड़ी सी क्रीम दे दो, मैं भी लगा लेती हूँ।" लेकिन शालिनी ने अगले ही पल अपनी चीजें समेट ली और हिकारत से बोली, "तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? ये सजने संवरने का काम उन लड़कियों का होता है जो खुश नसीब होती हैं और जिनका रिश्ता आने वाला होता है। तेरी किस्मत में तो सिर्फ अंधेरा है। तू तो खुद कहती है ना कि तू मनहूस है, तो फिर ये चमक-दमक किसके लिए? कौन-सा तेरी शादी होने वाली है?" तनु यह सुनकर एक गहरी सांस लेकर रह गई। उसकी उम्र 19 साल हो चुकी थी, लेकिन वह अभी तक उन सुखों से महरूम थी, जो बाकी लड़कियों को मिलते हैं। उसे याद आया कि 2 साल पहले जब रेखा की बड़ी बेटी की शादी थी, तो उसने मासूमियत में कह दिया था, "ताई जी, मुझे भी शादी करनी है, आप मेरे लिए भी लड़का देखना।" उस दिन के बाद से उसे जो ताने मिले, उसने उसे खुद की नज़रों में ही गिरा दिया था। रेखा, जो एक इंतहाई लालची और कठोर स्वभाव की औरत थी, यह सुनकर जहरीली हंसी हंसने लगी। उसने तनु के मासूम चेहरे को अपनी उंगलियों में भींच लिया और नफरत से बोली, "शादी के सपने देखना छोड़ दे करमजली। तूने भूल गई कि तू जिस घर में कदम रखती है, वहाँ खुशियां मातम में बदल जाती हैं। पहले अपनी माँ को खा गई, फिर अपने बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया।
तेरी जैसी मनहूस लड़की को कौन अपने घर ले जाएगा? तू तो महज एक अपशगुनी है। तनु का दिल इन बातों से छलनी हो गया। रेखा को तनु के निखरते हुस्न से बेइंतहा जलन थी, क्योंकि वैसा रूप उनकी अपनी बेटियों के पास नहीं था। रेखा ने उसे झंझोड़ते हुए आगे कहा, किसी अच्छे खानदान का लड़का तो छोड़, कोई राह चलता भी तुझे नहीं अपनाएगा। तो इसी घर के कोने में बर्तन मांजती हुई बूढ़ी हो जाएगी। अपने जहन से ये शादी का ख्याल निकाल दे और जाकर किचन साफ कर। इन कड़वी बातों ने तनु को अंदर से तोड़ दिया। अब उसे लगने लगा था कि वह सच में कोई अपशगुन है। हालांकि वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था। अगली शाम घर पर मेहमान आने वाले थे। रेखा और शालिनी ने कीमती रेशमी कपड़े पहने थे, लेकिन तनु पर किसी का ध्यान नहीं था। वह अपने पुराने सादे सलवार सूट में थी। उसने अपनी लंबी चोटी को रबड़ से बांध रखा था, ताकि वह उसे काम करने में परेशान न करे। जब महेंद्र तैयार होकर निकले और तनु को इस हाल में देखा तो वे भड़क गए। रेखा, इस लड़की को कोई ढंग के कपड़े पहनाओ। मेहमानों के सामने यह तमाशा बनकर न घूमे। इसे किसी काम में लगा दो ताकि यह बाहर न दिखे। रेखा ने शालिनी का एक पुराना और फीका सा सूट तनु को दे दिया। जो तनु ने पहन रखा था उससे कुछ बेहतर था। तनु ने उसे पहन तो लिया, उसने दुपट्टे को कसकर अपनी कमर पर बांध लिया, ताकि काम करते वक्त वह नीचे न गिरे। किचन में उसने अकेले ही सारा खाना तैयार किया था। बाहर से हंसी मजाक और मेहमानों की आवाजें आ रही थी। शालिनी बाहर बैठकर बड़ी शान से कह रही थी, जी मैंने खास आपके लिए ये पकवान बनाए हैं। तनु 2 दिन से भूखी थी। वह सोच रही थी कि कब मेहमान खाना खाकर हटे और वह कुछ निवाला खा सके। जब मेहमानों ने खाना खत्म किया तो रेखा ने तनु को इशारा किया कि जाकर बर्तन उठा लाए। तनु जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, अरमान की माँ सरिता जी की नजर उस पर ठहर गई। भले ही तनु ने सादे कपड़े पहने थे और कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसकी सादगी और उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में छिपी उदासी ने सरिता जी का दिल जीत लिया। सरिता जी ने पूछा, रेखा जी, यह बच्ची कौन है? आपने इसका परिचय नहीं कराया। तनु ने डरते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया और धीरे से कहा, नमस्ते, मैं इनकी भतीजी हूँ। सरिता जी के चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने तनु का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत ही प्यारी और सुशील हो। आओ, हमारे पास बैठो। रेखा उसे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगी। बातों बातों में सरिता जी ने अपनी राय बदली और रेखा से कहा, रेखा जी, मैं तो शालिनी को अपने बड़े बेटे के लिए देखने आई थी, पर सच कहूँ तो मुझे तनु बहुत पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि अपने छोटे बेटे अरमान के लिए मैं तनु का रिश्ता मांग लूं। यह सुनते ही रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं तनु का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। उसके कानों में ताई के शब्द गूंजने लगे, तू एक मनहूस साया है। उसे डर था कि उसकी मनहूसियत अब अरमान की जिंदगी को भी तबाह न कर दे। सरिता जी ने जब तनु का हाथ मांगा तो शालिनी पर से उनका ध्यान पूरी तरह हट चुका था। तनु यह सुनकर कांप उठी और उसने अपनी मनहूसियत का डर सताने लगा। वह फौरन खड़ी हुई और घबराहट से बोली, नहीं नहीं, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई लड़की वड़की नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं बहुत मनहूस हूँ। आप गलत इंसान का चुनाव कर रही हैं। यह कहकर वह बदहवास होकर वहां से भाग गई। रेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सरिता जी से कहा, बहन जी, यहाँ मेरी बेटी के रिश्ते की बात हो रही थी और आप इस कलमुही के पीछे पड़ गई। लगता है आपको हमारे परिवार का अपमान करने में मजा आ रहा है। वहां अच्छी खासी तू मैं हुई और रेखा ने गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तनु अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रही थी। जैसे ही रेखा और शालिनी कमरे में दाखिल हुई, शालिनी ने गुस्से में अपनी ज्वेलरी और दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। उसने तनु का गला दबाते हुए चीखना शुरू किया, क्यों आई तू हमारी जिंदगी में? पापा, आप इसे किसी अनाथालय में क्यों नहीं छोड़ देते? इसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया।
शालिनी पर पागलपन सवार था। वह पिछले 1 महीने से खुद को निखारने में लगी थी, लेकिन तनु की सादगी ने उसे मात दे दी थी। रेखा ने तनु को बालों से पकड़कर फर्श पर पटक दिया और कहा, मेरा बस चले तो मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूं। जब से यह मनहूस हमारे घर आई है, खुशियों को ग्रहण लग गया है। तनु डर के मारे कुछ बोल ना सकी और पूरी रात भूखी प्यासी जमीन पर पड़ी रोती रही। अगली सुबह तनु उठी तो भूख और कमजोरी से उसका बुरा हाल था। उसे कॉलेज जाना था। कांपते हाथों से उसने यूनिफॉर्म पहनी। जब वह बाहर आई तो मेज पर खाने को कुछ नहीं था। रेखा ने जानबूझकर सब कुछ हटा दिया था। जैसे ही कॉलेज की बस आई, शालिनी ने ड्राइवर से कहा, बस गाड़ी चलाओ, और कोई नहीं आने वाला। तनु के बाहर पहुंचने से पहले ही गाड़ी निकल चुकी थी। तनु की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज अपनी असाइनमेंट भी जमा करनी थी। वो पैदल ही सड़क की ओर चल दी, यह सोचकर कि कोई टैक्सी मिल जाए। पर साथ ही उसे डर था कि अगर उसने टैक्सी को पैसे दे दिए तो वह कॉलेज में कुछ खा नहीं पाएगी। खाली पेट और कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। वह अपने ख्यालों में खोई सड़क पार कर रही थी कि अचानक एक तेज हॉर्न की आवाज आई। एक काली लग्जरी गाड़ी यू टर्न लेते हुए उसके बेहद करीब आ गई थी। तनु के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वह वहीं सड़क पर ढेर हो गई। गाड़ी में बैठा शख्स पहले ही अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अचानक एक लड़की को सड़क पर गिरते देख उसने जोर से ब्रेक मारी और गुस्से में बड़बड़ाया, डैम इट, दिखाई नहीं देता क्या? वह गुस्से में गाड़ी से उतरा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे गिरी हुई लड़की को देखा, उसकी सारी सख्ती दूर हो गई। वह अरमान था। तनु का सिर सड़क पर था। उसकी लंबी चोटी धूल में सनी हुई थी, लेकिन उसकी मासूमियत और भोली सूरत देखकर अरमान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आसपास भीड़ जुटने लगी थी। अरमान ने तनु को उठाना चाहा, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। उसने पहली बार किसी लड़की को इस तरह अपनी बाहों में उठाया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन तनु को फ्रंट सीट पर लिटाया और अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। वह बार-बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। हेलो मैडम, आंखें खोलिए। कुछ नहीं हुआ है आपको? गाड़ी तो आपसे टकराई भी नहीं। शायद आप डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। लेकिन तनु को कोई होश नहीं था। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, तो जो सच सामने आया उसने अरमान को हैरान कर दिया। डॉक्टर बाहर आई और गंभीर लहजे में बोली, मिस्टर अरमान, यह लड़की एक्सीडेंट से नहीं बल्कि शारीरिक कमजोरी और भूख की वजह से बेहोश हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया ही नहीं है और इसके शरीर पर कुछ पुराने चोट के निशान भी हैं। यह सुनकर अरमान की मुट्ठियां भींच गईं। उसे उस अनजान लड़की के लिए एक अजीब सी तड़प महसूस होने लगी। डॉक्टर ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, इनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। आजकल की लड़कियां भी ना पढ़ाई के चक्कर में सेहत का ध्यान नहीं रखती। आप इनके लिए कुछ ताजे फल और जूस लेकर आइए ताकि इनके शरीर में कुछ जान आए। अरमान, जो अपने घर में एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीता था, उस अनजान लड़की के लिए भागकर जूस और फल ले आया। जैसे जैसे तनु को होश आने लगा, वह बेहोशी की हालत में ही सिसकने लगी। ताई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ अब कभी मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। प्लीज मुझे बस एक निवाला खाने को दे दो। उसके बेबसी भरे शब्द सुनकर अरमान के दिल में एक अजीब सी तड़प उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की के साथ कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसने आगे बढ़कर तनु का हाथ थाम लिया और बहुत कोमलता से कहा, खुद को संभालिए, आप सुरक्षित हैं। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। एक अजनबी की आवाज सुनकर तनु की आंखें पूरी खुल गई। वह झटके से उठ बैठी और घबराकर इधर-उधर देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? मेरे करीब क्यों खड़े हैं? अरमान ने उसे शांत किया और पूरी घटना बताई। वह चुपचाप तनु के मासूम चेहरे को निहारे जा रहा था। पहली ही नजर में यह सादगी अरमान के दिल के किसी कोने को छू गई थी। उसने अपने हाथों से तनु को जूस पिलाया।
तनु को इतनी तेज भूख लगी थी कि वह सब भूलकर फल ऐसे खाने लगी जैसे बरसों की भूखी हो। थोड़ा-सा खाने के बाद उसने अरमान की तरफ देखा और अधिकार से बोली, "सुनो, इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। जाओ, मेरे लिए गरमा-गरम छोले-भटूरे लेकर आओ। मैं वो खाऊँगी तभी मुझे लगेगा कि मैं ठीक हुई हूँ।" अरमान ने उससे पूछा, "तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है?" तनु मासूमियत से बोली, "मेरी ताई कहती है कि मैंने बचपन में अपनी माँ को खा लिया और अपने पापा को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा कहती हैं कि मैं मनहूस हूँ और मैं खुद को मनहूस मानती हूँ और लड़कियों जैसी नज़ाकत मुझ में नहीं है। खैर, तुम खाना ला रहे हो या नहीं?" अरमान उसकी इस बेबाकी पर हैरान भी था और प्रभावित भी। वह बाहर गया और उसके लिए छोले-भटूरे ले आया। तनु पूरी शिद्दत से खाने पर टूट पड़ी। अरमान उसे बड़े चाव से खाते हुए देख रहा था। तनु ने अचानक एक निवाला तोड़कर अरमान की तरफ बढ़ाया। अरमान ने कहा, "नहीं शुक्रिया, मैंने नाश्ता कर लिया है।" तनु ने मुंह बनाकर कहा, "तो फिर मुझे ऐसे टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हो? बेमतलब मेरी प्लेट पर नज़र मत रखो, वरना मुझे नज़र लग जाएगी और मैं तो पहले ही मनहूस हूँ।" अरमान ने हंसते हुए उससे उसका नाम और पता पूछा। तनु उँगलियां चाटते हुए लापरवाही से बोली, "मेरा पता जानकर तुम क्या करोगे? क्या फिर से गाड़ी से टक्कर मारनी है?" अरमान ने पूरी संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, "मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई हो। मैं चाहता हूँ कि बिना देर किए तुम्हारी उँगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दूँ और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर इस नरक से दूर ले जाऊँ। तुम इस अरमान के दिल को भा गई हो।" यह सुनते ही तनु के गले में निवाला अटक गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे डर और गुस्सा एक साथ आया। उसे लगा यह कोई अमीर लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने खाने की प्लेट वहीं पटकी और चिल्लाई, "बदतमीज इंसान! मैं तो समझ रही थी कि तुम शरीफ हो। तुमने अपनी गाड़ी से मुझे डराया था, इसीलिए अस्पताल लाए ये तुम्हारा फर्ज था। पर मुझे क्या पता था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरा मजाक उड़ाओगे।" अरमान हैरान रह गया। "अरे! मैंने गलत क्या कहा? मैं तो शादी की बात कर रहा हूँ।" लेकिन तनु अब सुनने के मूड में नहीं थी। वह झटके से उठी, गाड़ी से उतरी और सड़क की तरफ भागने लगी। इससे पहले कि अरमान गाड़ी से निकलकर उसके पीछे आता, बीच में कई गाड़ियां आ गई। अरमान चिल्लाता रह गया, लेकिन तनु एक रिक्शा पकड़कर वहां से ओझल हो गई। अरमान वहीं सड़क पर खड़ा रह गया। जिंदगी में पहली बार उसे कोई लड़की इतनी अच्छी लगी थी, जो तूफान की तरह आई और उसका दिल जीतकर चली गई। उसने वहीं फैसला कर लिया, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आंखों का वो दर्द और तुम्हारी ये मासूमियत अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। अरमान जब घर पहुंचा तो उसका दिमाग पूरी तरह से उसी लड़की तनु के ख्यालों में उलझा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतनी मासूम और खूबसूरत लड़की खुद को मनहूस क्यों कह रही थी। उसके ज़हन में बार-बार तनु की वह डरी हुई आवाज़ गूंज रही थी, जब वह बेहोशी में अपनी ताई के जुल्मों का ज़िक्र कर रही थी। तभी उसकी माँ सरिता जी उसके कमरे में आई, उनका चेहरा उतरा हुआ था। अरमान ने पूछा, "क्या हुआ माँ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। शालिनी के घर सब ठीक तो था ना?" सरिता जी ने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठते हुए बोली, "बेटा, हम तो शालिनी का रिश्ता पक्का करने गए थे, पर सच कहूँ तो मेरा दिल वहाँ की दूसरी लड़की पर आ गया। वो राजेश की बेटी है तनु।" अरमान, उस बच्ची की आंखों में इतनी मासूमियत और दर्द था कि मैं उसे देखते ही रह गई। मैंने तो उसके ताया ताई से उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया था। अरमान के कान खड़े हो गए। उसने हैरानी से पूछा, "क्या? आपने तनु का रिश्ता मांगा? पर वह लोग तो शालिनी की शादी की तैयारी कर रहे थे।" सरिता ने दुखी होकर बोली, "वही तो बात है बेटा। जैसे ही मैंने तनु का नाम लिया, उसकी ताई रेखा तो जैसे पागल ही हो गई। उसने उस बेचारी बच्ची को बुरा भला कहा और हमें जलील करके घर से निकाल दिया। रेखा ने तो यहाँ तक कह दिया कि तनु मनहूस है और उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। मुझे तो डर है अरमान कि कहीं वो लोग उस बच्ची पर और जुल्म न करें।
अरमान का दिल जोर से धड़का। उसे अब समझ आया कि अस्पताल में वह लड़की तनु क्यों घबरा रही थी और क्यों उसने शादी की बात सुनकर उसे छिछोरा कहा था। वह समझ गई होगी कि वह वही अरमान है जिसकी माँ उसका रिश्ता मांगने आई थी। अरमान ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा, माँ आप परेशान मत होइए, जिसे आप पसंद करके आई हैं आज किस्मत ने मुझे भी उसी से मिला दिया है। वह लड़की सड़क पर भूख की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं ही उसे अस्पताल ले गया था। सरिता जी चौंक गईं। क्या? वह ठीक तो है ना? हाँ माँ, अब ठीक है, लेकिन उसे उस घर से बाहर निकालना ही होगा। अगर वो लोग उसे खाना तक नहीं दे रहे, तो वह वहाँ सुरक्षित नहीं है। आपने जो रिश्ता मांगा है, मैं ही उसे मुकम्मल करूँगा। अब चाहे जो हो जाए, मैं तनु से ही शादी करूँगा और उससे वह सारा सम्मान दूँगा, जिसकी वह हकदार है। उधर तनु जब घर पहुंची तो रेखा और शालिनी पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, रेखा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा और दहाड़ते हुए बोली, कहाँ मर गई थी तू? और उस अरमान की गाड़ी में तू क्या कर रही थी? क्या पहले से ही चक्कर चला रही है उससे, ताकि मेरा और मेरी बेटी का अपमान कर सके? तनु कांपते हुए बोली, नहीं ताई, मैं तो बस कॉलेज जा रही थी। मैं बेहोश हो गई थी। चुप कर। रेखा ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। तू इसी काल कोठरी में सड़ेगी। तुझे लगता है कि तू बड़ी सुंदर है और कोई राजकुमार आकर तुझे ले जाएगा। मैं तेरी ये खूबसूरती ही बिगाड़ दूंगी। तनु जमीन पर गिरकर सिसकने लगी। उसे लगा कि उसकी मनहूसियत ने अब उसके लिए आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। लेकिन रेखा ने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ तनु के मुंह पर जड़ दिया। आने दे आज तेरे ताया जी को, तेरा बंदोबस्त मैं करवाती हूँ। तू जैसी गंदगी को मैं इस घर में अब और नहीं रखूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर के दूसरे कोने में अरमान ने उसे अपना बनाने की जंग छेड़ दी है। अगली शाम रेखा ने तनु को कमरे में बंद कर दिया और वार्निंग भी दी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया है। खबरदार जो तू मेहमानों के सामने आई। अगर तूने अपनी मनहूस सूरत उन्हें दिखाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। रेखा और शालिनी अपनी जीत की खुशी में शॉपिंग करने निकल गई। तनु किचन में चाय और नाश्ता तैयार करने में जुट गई। उसके चेहरे पर रेखा के थप्पड़ों के निशान उभरे हुए थे और आंखों के पास एक ताजा जख्म भी था। तभी घर की घंटी बजी। रेखा और शालिनी ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर उनके होश उड़ गए। इतना हैंडसम, इतना अमीर और इतना अट्रैक्टिव लड़का उनके घर रिश्ता लेकर आएगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह अपने साथ एक औरत को लेकर आया था। उन्हें बैठक में बिठाया गया। शालिनी को किसी सजावटी मूर्ति की तरह सजाकर पेश किया गया, लेकिन उस नौजवान की आंखें तो किसी और को ही तलाश रही थी। तभी रेखा ने जोर से आवाज दी, तानू, जरा मेहमानों के लिए चाय तो लेकर आ। तनु जैसे ही सिर पर दुपट्टा ओढ़े हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई, सामने बैठे शख्स को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वह कोई और नहीं, अरमान था। रेखा ने उसे टोकते हुए कहा, वहां बुत बनकर क्यों खड़ी हो गई? आगे बढ़ो और मेहमानों को चाय दो। तनु लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। अरमान की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। तनु के चेहरे पर मौजूद निशान, उसके जख्म और उसकी आंखों की बेबसी देखकर अरमान का खून खौल उठा। एक तरफ शालिनी भारी गहनों और मेकअप में लदी थी और दूसरी तरफ तनु, जिसके वजूद पर अपने जुल्मों के निशान थे। अरमान ने अपना गला साफ करते हुए सख्त लहजे में पूछा, ये तनु आपकी क्या लगती है? रेखा सकपका गई और सिर खुजलाते हुए बोली, जी, ये तो हमारी नौकरानी जैसी ही है। अरमान ने दोबारा गरज कर पूछा, नौकरानी है या कुछ और? रेखा घबराकर बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये मेरे स्वर्गीय देवर की बेटी है। हमारे साथ ही रहती है, पर खुद को मनहूस समझती है और घर के काम ऐसे करती है जैसे भतीजी नहीं कोई काम वाली हो। तनु वहां से जाने लगी तो अरमान ने उसे अपनी भारी आवाज में रोका, रुकिए। फिर अरमान ने सीधे महेंद्र की आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर महेंद्र, मैं यहाँ शालिनी के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपसे आपकी भतीजी तनु का हाथ मांगने आया हूँ।
मैं तनु से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तनु को लगा जैसे उसे सांप सूंघ गया हो और रेखा शालिनी के चेहरों का रंग उड़ गया। महेंद्र जी भी इस मनहूस कही जाने वाली लड़की से जल्द जान छुड़ाना चाहते थे। जैसे ही अरमान ने तनु का हाथ मांगा, वे फौरन मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है अरमान बेटा, अगर आप इसी को पसंद कर चुके हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं तनु का हाथ आपके हाथों में देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर ताई रेखा और शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब अरमान ने 50 लाख का चेक काटकर रेखा के हाथ में थमाया और कहा, इसे तनु की शादी की तैयारी और कपड़ों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, तो रेखा का मुंह खोला का खोला रह गया। लालच के आगे उसकी नफरत थोड़ी देर के लिए दब गई। तनु को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरमान सच में उसके घर तक पहुंच जाएगा। जब अरमान बाहर निकलने लगा तो तनु अभी भी बुत बनी खड़ी थी। अरमान उसके करीब आया और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगा था मैं कोई सड़क छाप लड़का हूँ जो बस बातें करेगा? मैं सच में तुम्हें पसंद कर चुका हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। तनु ने झटके से अरमान का हाथ पकड़ा और उसे घर के पिछले हिस्से की गैलरी में ले गई। उसने घबराकर कहा, पागल हो गए हैं आप? मैंने कहा था ना कि मैं बहुत मनहूस हूँ। मुझसे शादी करके आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको खुशियाँ कभी नहीं दे पाऊंगी जो एक आम लड़की अपने पति को देती है। मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा है। प्लीज मेरी बात समझिए। अरमान को उसकी यह मनहूसियत वाली बातें अब नादानी लग रही थी। उसने तनु की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम्हारे साथ रहना बर्बादी है तो मुझे ऐसी बर्बादी 100 बार मंजूर है। और रही बात तुम्हारी खूबसूरती की, तो तुम इस सादे लिबास में भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हो। अरमान की गहरी नजरों ने तनु को शर्म से लाल कर दिया। जाने से पहले अरमान ने रेखा और शालिनी की तरफ एक सख्त नजरों से देखा और कहा, आज से तनु मेरी अमानत है। अगर इसे एक खरोच भी आई तो मैं आप लोगों को माफ नहीं करूंगा। उसने चुपके से एक नया मोबाइल फोन भी तनु के हाथ में थमा दिया। अगले शुक्रवार को शादी तय हुई। इस बीच अरमान ने फोन कर करके तनु का हाल बेहाल कर दिया था। वह जब भी फोन करता कोई ना कोई रोमांटिक बात कह देता। तनु उसे टोकती, आपको शर्म नहीं आती? क्या आपके घर में माँ नहीं है जो मुझसे ऐसी बातें करते हैं? अरमान हंसकर कहता, अरे बुद्धू, मेरी माँ ही तो है जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, और वही तो तुम्हें सबसे पहले पसंद करके आई थी। अब तुम आओगी तो हम तीनों मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाएंगे। यह सुनकर तनु के दिल में अरमान के लिए एक नरम कोना बन गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। शादी के दिन तनु लाल जोड़े में बाला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी लंबी घनी चोटी को मोतियों से सजाया गया था। जब शादी की रस्मों का वक्त आया तो अरमान उसके ठीक बगल में बैठा था। तनु ने आखिरी बार फुसफुसाते हुए कहा, अभी भी सोच लीजिए, मुझसे शादी करके आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अरमान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अगर तुम्हारे साथ रहते हुए मेरी जिंदगी बर्बाद होती है तो मुझे ऐसी बर्बादी 100 बार कबूल है। तुम बस ये रस्में पूरी करो। तनु ने कांपते हाथों से शादी के कागजात पर दस्तखत कर दिए और सिंदूर की रस्म पूरी हुई। विदाई के वक्त वह रेखा के गले मिलकर बहुत रोई, जबकि महेंद्र जी ने उसे दुआओं के साथ विदा किया। जब तनु अरमान के आलीशान महलनुमा घर पहुंची तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। इतना बड़ा घर और इतना अमीर पति, उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। अरमान उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गया और बोला, आज से तुम मेरे दिल के साथ साथ इस घर की भी महारानी हो। तनु की आंखों में आंसू आ गए। अरमान की माँ ने उसे ले जाकर कमरे में बिठाया। कुछ देर बाद जब अरमान शेरवानी उतारकर सहज होकर कमरे में आया तो तनु को दुल्हन के रूप में देखकर उसके जज्बात उमड़ने लगे। वह उसके करीब आकर बैठ गया। तनु अभी भी डर रही थी, लेकिन अरमान बस यही चाहता था कि वह तनु के मन से सारे डर निकाल दे और उसे दुनिया की हर खुशी दे। वह उसके घूंघट को उठाकर उसकी उन आंखों में डूब जाना चाहता था जिनमें अब मनहूसियत नहीं बल्कि अरमान के नाम का प्यार चमक रहा था।
कमरे की मध्यम रोशनी में अरमान जब तनु के करीब आया तो तनु घबराकर पीछे हटने लगी। वह अभी भी दुल्हन के भारी जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसके मन में खौफ था। अरमान ने बहुत कोमलता से उसके हाथ थामे और धीमी आवाज में कहा, रिलैक्स तनु, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जान हो। इस तरह डरो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तनु की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सिसकते हुए बोली, अब आप मेरे साथ वही करेंगे ना जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर आप मेरे करीब आए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक मनहूस और नामुकम्मल औरत हूँ। अरमान ने उसे फौरन अपने सीने से लगा लिया। एक ऐसी पहेलियां बुझा रही हो। मुझे बताओ तो सही की बात क्या है। तनु ने हिचकिचाते हुए अपना चेहरा अरमान के सीने में छुपा लिया और रूंधे हुए गले से बोली, ताई कहती है कि मैंने अपने बचपन में अपनी माँ को खा लिया था और मुझे मुझे वो नहीं आते जो बाकी लड़कियों को आते हैं। मुझे पीरियड्स ही नहीं आते। मैं एक पूरी औरत नहीं हूँ। आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको कभी बाप बनने की खुशी नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मैं खुद को मनहूस कहती थी। अरमान उसकी बात सुनकर एक पल को खामोश हुआ। फिर उसकी आंखों में शरारत और प्यार की एक नई चमक जागी। उसने तनु की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, पगली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम खुद को देखो, तुम कहीं से भी नामुकम्मल नहीं लगती हो। तुम्हारा ये निखरा हुआ हुस्न, तुम्हारी ये कातिल अदाएं, कसम से मेरा जी चाहता है कि अभी इसी वक्त तुम्हें हर पर्दे से आजाद कर दूं और अपनी मोहब्बत की शिद्दतें तुम पर लुटा दूं। और जहां तक तुम्हारी माँ पापा की बात है, तो जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तुम मनहूस नहीं, मेरी जान हो और मेरे जीने की वजह। अरमान के शब्द तनु के कानों में पिघले हुए सोने की तरह उतर रहे थे। वह उसके और करीब आया और उसकी गर्दन पर अपने तपते हुए होंठ रख दिए। तनु के वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अरमान उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने बहुत प्यार से उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और तनु की सारी शिकायतें उसी खामोशी में दफन हो गई। उस रात अरमान ने अपनी शिद्दतों से तनु के वजूद के हर डर को मिटा दिया। जब अरमान ने पहली बार उस पर अपना हक जताया, तो तनु के हलक से एक दबी हुई चीख निकली, जो अरमान के चूमने में ही खो गई। तनु की हालत बिगड़ने लगी और वह दर्द से बेहाल हो गई। जैसे ही अरमान उससे अलग हुआ, तनु के वजूद से तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई। तनु खून देखकर बुरी तरह घबरा गई और बच्चों की तरह रोने लगी। ये क्या कर दिया आपने? मैं मर जाऊंगी। मेरा सारा खून निकल जाएगा। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अरमान ने उसे अपनी गोद में उठाया और शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स तनु, कुछ नहीं होगा। उसने फौरन अपनी दोस्त डॉक्टर प्रिया को फोन किया और उसे लेकर क्लिनिक पहुंचा। वहां डॉक्टर ने तनु का चेकअप किया और उसे ड्रिप लगा दी। अगली सुबह जब तनु की आंख खुली तो अरमान उसके हाथ पर अपने होंठ रखे बैठा था। तनु ने उसे घूरते हुए उसके सीने पर मुक्का मारा और बोली, आप बहुत बुरे हैं। ताई और ताया तो सिर्फ मुझे मारते थे, पर आपने तो मेरी रूह तक को तकलीफ पहुंचा दी। तभी डॉक्टर प्रिया कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे पति बुरे नहीं हैं, बल्कि इन्होंने तो तुम्हें एक बहुत बड़े मानसिक बोझ से आजाद करवाया है। अरमान मुस्कुराकर बाहर चला गया। प्रिया ने तनु के पास बैठकर प्यार से समझाया, तनु, तुम कोई अधूरी औरत नहीं हो। असल में तुम्हें जो पीरियड्स नहीं आ रहे थे, उसका कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारी शारीरिक कमजोरी और कुपोषण था। लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ढंग से खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर विकसित नहीं हो पाया था। कल रात जो ब्लीडिंग हुई वो तुम्हारे शरीर के कुदरती चक्र के शुरू होने का संकेत है। प्रिया ने आगे कहा, तुम्हारे दिमाग में ये मनहूस और अधूरी होने का कचरा किसने भरा था, ताकि तुम हमेशा दब कर रहो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और एक पूरी औरत हो। तनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरमान कमरे के अंदर आया और उसकी नम आंखें पोंछते हुए बोला, अब बताओ,
अभी भी मैं बुरा हूँ या मुझसे प्यार करोगी? तनु ने बिना कुछ कहे अरमान के गले लग गई। आज उसे समझ आया कि अरमान ही वह शख्स था जिसने उसे उसकी मनहूसियत के अंधेरे से निकालकर मोहब्बत की रोशनी दी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।